रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों और आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। गणतंत्र दिवस परेड के सीधा प्रसारण को लेकर दूरदर्शन तैयार है। गणतंत्र दिवस परेड के सीधा प्रसारण को लेकर दूरदर्शन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। ये भारत की आजादी का 75वां वर्ष है और इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य आकर्षण होगा गणतंत्र दिवस परेड और फ्लाई पास्ट। इसके साथ ही दर्शकों को कई सुखद आश्चर्यों की अनुभूति भी होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, प्रसार भारती के सीईओ और दूरदर्शन के महानिदेशक ने सोमवार को राजपथ पर तैयारियों की समीक्षा की। इस बार दूरदर्शन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस बार जो है 59 कैमरास इस बार टोटल लगाए हैं, जो कि मेरे ख्याल से मैक्सिमम है जो आज तक कभी लगे हैं। और फिर जो है कुछ इनोवेशन भी हुए हैं, जैसे नेशनल स्टेडियम के ऊपर भी इस बार कैमरा किया जा रहा है, पूरा कवरेज होगा। और कुछ शॉट्स जो बाकी जैसे प्लेन कहाँ से टेक ऑफ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो भी हम मिक्स करेंगे। तो आई थिंक काफ़ी इस बार का जो परेड होगा उसमें नए किस्म का और देखने को मिलेगा दूरदर्शन। We have also made several of these live streams available on our digital platforms, and so you can choose your choice of view, choice of perspective, be it 360-degree cameras or long shot cameras and so on. So it's going to be a visual treat. दुनिया भर के दर्शकों तक सजीव प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूरदर्शन ने लाइव अपलिंक के लिए कई ओबीवैन तैनात किए हैं। दृश्यों के ऑनलाइन संपादन के लिए एक प्रोडक्शन कंट्रोल रूम भी है। दूरदर्शन ने राजपथ और इंडिया गेट पर 360 डिग्री दृश्य देने के लिए जिमी जिप्स और क्रेन्स के साथ साथ 60 से ज्यादा HD कैमरे भी लगाए हैं। दूरदर्शन ने इस रिपब्लिक डे के परेड के कवरेज के लिए बहुत व्यापक इंतजाम किए हैं। 59 कैमरास लगाए गए हैं, जिससे कि जो है परेड के हर पहलू को अच्छी तरीके से कैप्चर करके वो जनता तक टेलीविज़न के स्क्रीन के माध्यम से पहुंचाया जा सके। सारा कवरेज जो है वो हाई डेफिनेशन है। इसके अलावा एक विशेष चीज़ है कि 120 फुट ऊंची एक क्रेन लगी हुई है, जिसके ऊपर कैमरा है हमारा। वो राजपथ के बड़े विहंगम दृश्य को लेकर दर्शकों के सामने आएगा। दर्शक राजपथ, विजय चौक और इंडिया गेट से शानदार दृश्यों और ध्वनियों के साथ एक रोमांचक अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं। और दूरदर्शन नेटवर्क के सभी चैनलों के अलावा वो YouTube पर लाइव स्ट्रीम के साथ साथ DD के अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राजधानी रांची में कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में सवेरे 9 बजे राज्यपाल रमेश बैस, जबकि उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। रांची में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर कल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। कोरोना को देखते हुए इस बार सीमित संख्या में लोगों की सहभागिता के साथ समारोह मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में बिना पास वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणतंत्र दिवस परेड का कल फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। गणतंत्र दिवस पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा की मौजूदगी में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि समारोह में कोरोना के कारण 60 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों के शामिल होने पर रोक है। आज जो है सबसे पहले तो जो परेड था उसके रिहर्सल को देखा गया है, उसकी समीक्षा की, इंस्पेक्शन किया गया है उसका, और जो परेड कमांडर है उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और सभी व्यवस्था को भी देखी गई है। और आज जो जितने भी
फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट हुआ है, उन सभी लोगों की ब्रीफिंग भी की गई है आज, और 26 जनवरी की तैयारी जो है पूरी तरह से कर ली गई है। फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में कुल 14 बटालियन अपना प्रदर्शन करेंगे। इसमें आपने देखा होगा कि 14 प्लाटून से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लीड बाय मेजर रैंक ऑफिसर जो कि आर्मी से हैं, मेजर अंकुर, और इसमें आर्मी के उसके बाद सीआरपीएफ के, एसएसबी के, सीआईएसएफ के, उसके बाद आईटीबीपी के, झारखंड जगुआर के, जैप के, अपना डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिसेस और महिला गार्ड जो हैं वो होम गार्ड, सब लोगों को मिला के एक अच्छा प्रोफाइलिंग तैयार हुआ है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान गणतंत्र दिवस पर आयोजित किए जाने वाले सभी कार्यक्रम को दोहराया गया और परेड पार्टियों से मार्च पास्ट सलामी ली गई। कल मुख्य समारोह के दौरान मार्च पास्ट के साथ साथ 10 सरकारी विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमो ऐप के माध्यम से देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। प्रधानमंत्री इससे पहले 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने संवाद किया था। वोटिंग परसेंटेज अक्सर बहुत कम रहता है। लोग सोशल मीडिया पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन वोट डालने नहीं जाते। ये स्थिति भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में निरंतर बदलती रहनी चाहिए और निरंतर सुधार होते रहना चाहिए। क्या आज आजादी के इस 75वें वर्ष में हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम जो पन्ना प्रमुख है, हम जो बूथ समिति के अध्यक्ष हैं, हम तय करेंगे कि हमारे बूथ में मैं जहां पन्ना प्रमुख हूं, उस पन्ने पर जितने लोगों के नाम है, मैं कम से कम आजादी के 75 वर्ष के निमित्त 75% वोट हमेशा करवाऊंगा। जो भी चुनाव होगा, छोटा चुनाव होगा, बड़ा चुनाव होगा, राज्य का होगा, पंचायत का होगा या देश का होगा, मैं ये तय करूंगा, हाँ 75% वोट मेरे पन्ना प्रमुख के नाते मेरी जहां जिम्मेवारी है वहां हो, बूथ समिति के अध्यक्ष के नाते जहां बूथ हो वहां हो, और जहां भी मेरी जो भी जिम्मेवारी हो, ये हमने करना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और कोरोना की ताजा स्थिति की जानकारी ली। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ शामिल हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,55,874 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 2,67,753 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान कोविड से 614 लोगों की मौत भी हुई है। 70 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 2,67,753 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 22,36,842 हो गई है, जबकि रिकवरी रेट 93.15% है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1411 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 3,409 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। वहीं कोविड से 11 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में कोविड के 17,457 मामले सक्रिय हैं। रामगढ़ जिले में कोरोना से मृत लोगों के परिजनों के बीच मुआवजे का भुगतान शुरू कर दिया गया है। जिले में कोरोना से मृत 196 लोगों को चिन्हित किया गया है। मृत परिजनों के बीच 50-50 हजार रुपए का भुगतान किया जा रहा है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,62,92,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। एक रिपोर्ट। 9.2 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है।
आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2021-22 के सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास का राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। भारत में निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। In which the efforts of the persons who have done the work during COVID should be highlighted. And the leap of faith was also coined by him. I really am thankful to you for giving that particular name to this book. Once again, I congratulate the voters of the country, especially the new voters, the women, the senior citizens, and PWDs. We cannot thank you enough. Whatever be the situation, your unflinching faith in the ECI and your belief in the democracy has been steadfast. I am immensely grateful to Honorable Vice President of India for accepting our invitation as a chief guest at the National Voters' Day, whose message will be, played right now. I am thankful to Honorable Minister of Law and Justice, Shri Kiran Rijiju, for sparing his valuable time and joining the NBD celebrations. My thanks to all members of political parties for being here with us today. And I am really grateful to the former CECs once again for being with the ECI family. I am thankful to the media who came in large number and helped us and to spread our message till the last mile, till the last voter of this country. Thank you so much to all of you. Jai Hind. Thank you. इधर झारखंड में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया। मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने 18 वर्ष पूरी कर चुके लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है। यह दिन हमें दर्शाता है कि हर एक वोट अमूल्य है। आज मैं देश के प्रत्येक मतदाता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहां वोट देने का अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुआ। हमारे देश के सभी वयस्क नागरिकों को यह अधिकार तभी मिल गया था जब भारत आजाद हुआ। वोट देने का यह अधिकार बहुमूल्य है। आपको पूरी समझ के साथ अपने इस अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। मतदान केंद्रों पर आपकी उपस्थिति हमें प्रेरणा देती है। लोकतंत्र की नींव उस वक्त और मजबूत हो जाती है जब मतदाता अपना वोटर कार्ड हाथ में लिए मुस्कुराते हैं, जब वे मतदान के लिए बेहद ही सब्र के साथ लाइन में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणालियों में से एक है और मेरे प्रिय मतदाता, आप इसका केंद्र हैं। इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह दिवस भारतीय चुनावों के 70 वर्षों के पूरे होने और देश की आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर मनाया जा रहा है। 7 दशक पहले देश में पहले आम चुनाव आयोजित किए गए थे। 17.25 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ पहला चुनाव वाकई पूरे विश्वास और ईमानदारी से किया गया। ऐसा काम था जिसका उदाहरण मानवता के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। भारत एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। मस्कट में कल रात मौजूदा चैंपियन भारत ने पूल ए के अपने अंतिम मैच में सिंगापुर को 1 के मुकाबले 9 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम ने सिंगापुर को एक तरफा मुकाबले में 9-1 से हराने में सफलता पाई। भारत की जीत में गुरजीत कौर ने हैट्रिक लगाकर मुख्य भूमिका निभाई। भारतीय टीम की पूल ए में 3 मैचों में ये दूसरी जीत है। टीम ने अपने शुरुआती मुकाबले में मलेशिया को 9-0 से हराया था, जबकि पिछले मैच में उसे जापान के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। गुरजीत 8वें, 37वें, 48वें मिनट में उन्होंने गोल किए। वहीं मोनिका और ज्योति ने 2-2 मैदानी गोल दागे। भारत बुधवार को पहले सेमीफाइनल में पूल बी की शीर्ष टीम कोरिया से भिड़ेगा।
टूर्नामेंट की शीर्ष 4 टीमों ने स्पेन और नीदरलैंड की सह मेजबानी में इस साल के FIH विश्व कप के लिए स्वतः ही क्वालिफाई कर दिया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी सवेरे कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज संताल परगना को छोड़कर कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 26 जनवरी से मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में आंशिक फेरबदल किया गया है। 30 जनवरी को यह इस बार 11 बजे की बजाय 11:30 बजे से सुना और देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करेंगे, जिसके बाद मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आम लोग 28 जनवरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी सिल्ली की राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज सविता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार के लिए सविता का चयन विपरीत परिस्थितियों से लड़कर राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज बनने के लिए किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में भले ही झारखंड की झांकी को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन राजपथ के दोनों तरफ हजारीबाग की सोहराय कला और कोहबर आर्ट की कलाकृतियां देखने को मिलेगी। हजारीबाग की महिला कलाकारों ने इन कलाकृतियों को बनाया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा को गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल के हाथों पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। श्री झा ने गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक पद पर रहते हुए 15 खूंखार माओवादियों को आधुनिक हथियारों के साथ धर दबोचा था। झारखंड अधिविद्य परिषद मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत अन्य परीक्षाओं के आयोजन को लेकर नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच आगामी परीक्षाओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें 7 दिनों बाद महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की बात कही गई। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में सीआरपीएफ 158 बटालियन द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत खेलकूद सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान मेडिकल कैंप आयोजित कर दवाइयां भी वितरित की गई। रामगढ़ जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे करीब 50,000 बच्चों को ताजा एवं गर्म भोजन उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में सेंट्रलाइज किचन स्थापित करने हेतु सीसीएल, अक्षय पात्र संस्था एवं जिला प्रशासन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। गोड्डा जिले में उपभोक्ताओं को बाजार में माप तौल में गड़बड़ी न हो, इसके लिए गोड्डा एसडीएम ऋतुराज को मजिस्ट्रेट बनाया गया है। गोड्डा अनुमंडल कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय कैंप का आयोजन कर मापतौल के उपकरण के लाइसेंस एवं नवीकरण की जांच की जाएगी। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में शिकायत निवारण कोषांग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कोषांग में आए शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी, सिविल सर्जन समेत संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। दीदी बगिया योजना से पौधों की नर्सरी तैयार कर किसान सरकार से सुनिश्चित आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। गुमला के माइकल एक्का जैसे राज्य के किसानों को पौधा तैयार करने का अवसर मिला और सरकार ने पौधे की खरीदारी सुनिश्चित की, जिससे किसान अपने परिवार को विकास के नए आयाम तक ले जाने की ओर अग्रसर हैं। खूंटी जिले के सुदूर इलाकों में हर प्रकार की समस्याओं को दरकिनार कर लाभुकों को घर घर जाकर टीका लगाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि टीकाकरण कार्य में तेजी आई है। स्वास्थ्य कर्मियों के सक्रिय प्रयासों से टीकाकरण महाअभियान का सफल संचालन अनवरत जारी है। और अब आगे बढ़ेंगे। 7वीं जेपीएससी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज दूसरे दिन भी झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायाधीश SN प्रसाद की बेंच में हुई। इस दौरान जेपीएससी की ओर से यह कहा गया कि संशोधित परीक्षा फल जारी किया जाएगा, जिसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। आजादी की सफर अल्लाह से करने दो। यह स्वीकार किया गया है कि इसमें कुछ खामियां हैं, जिसमें कुछ संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का समय की मांग की गई कि 2 सप्ताह के भीतर संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर लिया जाएगा। उसके बाद जेपीएससी के द्वारा यह बताया गया कि संशोधित रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मानवेंद्र नाथ रॉय और अनंत सिंह के बारे में। आज की इस कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मानवेंद्र नाथ रॉय को याद कर रहे हैं, जिनका निधन 25 जनवरी 1954 को हुआ था। मानवेंद्र नाथ रॉय का जन्म 22 मार्च 1887 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के अरबेलिया में हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार शुरू हुआ। रॉय इस आंदोलन से जुड़े और बंकिम चंद्र चटर्जी तथा विवेकानंद के लेखन से प्रेरित हुए। बंगाल के विभाजन के बाद वो उग्रवादी राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए और उन्हें अरबिंदो घोष की अनुशीलन समिति से परिचित कराया गया। उन्होंने बाघा जतिन के साथ काम किया। 1910 में हावड़ा सिपपुर षड्यंत्र मामले में मानवेंद्र नाथ रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने पर रॉय ने सन्यासी के भेष में 1914 तक यात्रा की। प्रथम विश्व युद्ध में बर्लिन से एक दूत कलकत्ता आया और उसने क्रांतिकारियों को जर्मनी की ओर से सैन्य तथा वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद रॉय को जर्मन महावाणिज्य दूत के साथ बातचीत के लिए बटाविया भेजा गया था। ये व्यवस्था की गई थी कि हथियारों और गोला बारूद की खेप सुंदरबन क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी, लेकिन हथियार वहां नहीं पहुंचे। मानवेंद्र नाथ रॉय वापस बटाविया गए और पाया कि जर्मन राजनयिकों से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हथियारों के बिना भारत नहीं लौटने का संकल्प लिया। मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारत, चीन, फिलीपींस, कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रांतिकारियों से संपर्क करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाया। 1917 में जब अमेरिका में पुलिस ने भारतीय क्रांतिकारियों को जर्मन जासूसों के रूप में घेरना शुरू किया, रॉय मैक्सिको चले गए। उन्होंने मोनरो सिद्धांत की अमेरिका की विदेश नीति पर व्याख्यान दिए और लेख प्रकाशित किए, जिससे सनसनी फैल गई। लेनिन ने जुलाई अगस्त 1920 के दौरान रॉय को मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय विश्व कांग्रेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। बाद में रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एशियाई ब्यूरो का प्रभारी बनाया गया, जिसका मुख्यालय ताशकंद में था। रॉय 1930 में भारत आए तो उन्हें पकड़ लिया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। नवंबर 1936 में रिहा होने के बाद रॉय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने सहयोगी देशों की शक्तियों का समर्थन किया, क्योंकि उनका विचार था कि साम्राज्यवाद को अस्वीकार करना फासीवाद से कम बुरा है, जो उनकी नजर में मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा था। रॉय ने संघीय आधार पर संविधान सभा बनाने और अल्पसंख्यक समुदायों तथा क्षेत्रों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए गैर पार्टी आधार पर चुनाव कराने की हिमायत की। उन्होंने सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण और भ्रष्टाचार की रोकथाम की भी हिमायत की। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अनंत सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनकी 25 जनवरी 1979 को मृत्यु हो गई थी। वे चटगांव शस्त्रागार की क्रांतिकारी छापेमारी के अग्रणी प्रतिभागियों में से एक थे। अनंत सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1903 को चटगांव में हुआ था। वे स्कूल में ही थे जब उनका परिचय मास्टर दा सूर्यसेन से हुआ। अनंत सिंह ने पढ़ाई छोड़ दी और जल्द ही सूर्यसेन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बन गए। अनंत सिंह की संगठनात्मक कुशाग्रता और प्रभावी नियोजन से चटगांव शस्त्रागार की छापेमारी में बहुत सहायता मिली। जब उन्होंने और उनके समूह ने इस घटना में चटगांव पर नियंत्रण खो दिया
तब उसके बाद उन्होंने चंदन नगर के फ्रांसीसी क्षेत्र में शरण ली, लेकिन अपने साथियों पर मुकदमे और यातना की खबर सुनकर कोलकाता में पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने विस्फोट से जेल को उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन जेल की दीवार पर बम लगाते हुए पकड़े गए। अनंत सिंह और 9 अन्य को अंडमान द्वीप भेज दिया गया। उन्होंने जेल के अंदर भूख हड़ताल शुरू की। रविंद्रनाथ के हस्तक्षेप पर उन्हें भारत के मुख्य भूमि की एक जेल में भेज दिया गया। आजादी से 1 साल पहले 1946 में उन्हें आजाद कर दिया गया। अनंत सिंह ने एक क्रांतिकारी के रूप में अपने अनुभवों पर कई पुस्तकें लिखी। उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में चट्टग्राम युवा विद्रोह, अग्निगर्भ चट्टग्राम, मास्टरदा और स्वप्न ओ साधना शामिल हैं। हमारा इस महान क्रांतिकारी को नमन है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में किया जाएगा प्रसारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए किया संवाद। कहा, देश में महिला मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी अच्छी बात। झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस वर्ष का थीम चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी सवेरे छाया रहा कोहरा। कल से मौसम होगा साफ। न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की होगी गिरावट, बढ़ेगी ठंड। मम्मा, दादू भी तो टीवी से चिपक गए मम्मा। मेरी बराबरी करेगा तू? देख रहा है डंडा? सॉरी दादू, मैं तो मजाक कर रहा था।